कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। मंगापुर गांव में रामू नाम का एक दूध वाला रहता था। उसके पास 2 भैंसें थी। वो हर रोज भैंसों का दूध निकालकर गांव में जाकर बेचता था। उसकी पत्नी श्यामा उसे काम में मदद कर दिया करती थी। सारे गांव वाले उसी से ही दूध लिया करते थे। अजी, क्या हुआ है? दूध डालने नहीं जाना है क्या आज? अरे श्यामा, आज मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं। आज थोड़ा आराम कर लेता हूँ। अच्छा, तो आज मैं जाऊँ दूध डालने? अरे तुम कहाँ कहाँ घूमोगी पैदल? बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता है। तुम रहने दो, शाम को तबीयत ठीक हुई तो जाऊंगा। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे। रामू अब शाम तक आराम करता है और आराम करने के बाद बचा हुआ दूध गांव में बेचकर आता है। अरे रामू, क्या हुआ है? आज सुबह दूध नहीं डाला तुमने? अरे श्याम भैया, वो तबीयत कुछ अच्छी नहीं थी, इसलिए दूध नहीं ला पाया। श्याम दूध लेता है और रामू वहां से चला जाता है। एक दिन रामू की पत्नी श्यामा उससे कहती है, अजी, बाकी के सारे दूध वाले दूध में पानी मिलाकर दूध बेचते हैं और खूब मुनाफा कमाते हैं। आप भी ऐसा क्यों नहीं करते? लेकिन ये सही नहीं है श्यामा। अरे, आज के जमाने में क्या सही और क्या गलत? ऐसा किया तो कैसे चलेगा? घर का खर्चा कैसे चलेगा? ये सुनकर रामू सोच में पड़ गया और अपने पत्नी के कहे मुताबिक उसने दूध में पानी मिलाना शुरू कर दिया। 1 महीने के अंदर ही ग्राहकों से कंप्लेंट आने लगी। अरे रामू, आजकल ये कैसा दूध दे रहे हो? एकदम पतला है। अरे राघव भाई, इतने सालों से मैं आपको दूध दे रहा हूँ, अब तक तो कोई शिकायत नहीं आई, आज ही अचानक क्यों? अरे दूध अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए। दूध में पानी मिलाकर बेचने से उसे अच्छी खासी कमाई होने लगी थी और उसी वजह से अब रामू बहुत लालची हो गया था। वो पूरे गांव में बिंदास ग्राहकों को पानी मिलाकर दूध बेचता था और अगर किसी ने उल्टा सवाल किया तो कुछ भी बहाना बनाकर उन्हें मूर्ख बनाता था। ऐसे ही एक दिन वो दूध बेच रहा था, तभी उसे रास्ते में पुलिस दिखाई दिए। नमस्ते साहब, क्या हुआ है? सारे पुलिस वाले यहाँ है और यहाँ बाकी के लोग नहीं दिख रहे। अरे तुझे पता नहीं है क्या, भारत में कोरोना वायरस आया है, अब कोई बाहर नहीं घूमेगा। अरे साहब, मगर ये कोरोना वायरस है क्या और आया कहाँ से? ये कोरोना वायरस छूने से फैलता है, इसीलिए अब लॉकडाउन लगाया गया है, कोई बाहर नहीं जाता। अच्छा, मैं अभी ये दूध बेच सकता हूँ कि नहीं? तुम बेच सकते हो, मगर मास्क लगाकर और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा। जी साहब, ये सब मेडिकल में मिल जाएंगे ना? हाँ, मिल जाएंगे। अब रामू वहां से चला जाता है और मेडिकल के सामने लगी लंबी लाइन में खड़ा होता है। वो वहां से सैनिटाइजर और मास्क खरीद लेता है। उनके बहुत महंगे दाम देखकर वो सोच में पड़ जाता है कि सैनिटाइजर कितना महंगा बेच रहे हैं और ये मास्क भी, और एक मैं हूँ कितना सस्ता दूध बेचता हूँ। मुझे भी अपने दूध के दाम बढ़ा देने चाहिए। और बस रामू अपने दूध का दाम बढ़ा देता है। आज से दूध थोड़ा महंगा मिलेगा। अरे भाई, क्यों दाम बढ़ा रहे हो? जरा हम गरीब लोगों की भी सोचो। अरे राघव भाई, मैं क्या करूं, अब लॉकडाउन लग गया है, मेरा दूध डालना भी बहुत रिस्की हो गया है। इतनी बड़ी रिस्क लेकर मैं दूध दे रहा हूँ। अगर ठीक नहीं लगता है तो बोल दो, मैं बंद कर देता हूँ। जी नहीं रामू भाई, ठीक है, चलेगा, दे दो। कौन बाहर निकलेगा इस कोरोना की बीमारी में। ठीक है। अब रामू अपने मन की चला रहा था और लोगों से पैसे ऐंठ रहा था। दिन ब दिन उसका लालच बढ़ने लगा। अब वो दूध में बहुत सारा पानी मिलाकर बेचने लगा। लॉकडाउन के कारण लोगों की मांग भी बढ़ गई थी। ऐसे ही एक दिन रामू सोचता है, मैं लोगों के यहाँ दूध डालता हूँ, इसमें भी रिस्क है, किसी ने मुझे छू लिया और कोरोना हो गया तो? मुझे इस समस्या का कोई तो हल निकालना होगा। वो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनके घर के सामने एक पानी का टैंकर आता है। लोग दूर से ही उस टैंकर से पानी भरने लगते हैं। ये सब देखकर रामू के दिमाग में एक कल्पना आती है। अरे वाह, ये आइडिया मैं मेरी गाड़ी पे करके देखता हूँ। अब रामू एक पाइप लेकर उसके गाड़ी के पिछले भाग पर लटका देता है और उसके ऊपर एक जाली लगा देता है और गाड़ी में बैठकर दूध बेचने गांव में चला जाता है। अरे रामू, ये क्या लगा लिया है गाड़ी को? अरे ये कोरोना की वजह से, वो सोशल डिस्टेंसिंग करनी है ना, इसीलिए मैं इस जाली में दूध डालूंगा और आप उधर से उस पाइप से ले लेना। अच्छा ठीक है, डालो अब दूध, मैं यहाँ बर्तन पकड़ता हूँ। रामू अब जाली में दूध डालता है। शाम वो दूध देखकर कहता है, अरे रामू, ये तुमने कैसा दूध दिया है? इसमें तो बहुत ज्यादा पानी मिला हुआ है। अरे श्याम भाई साहब, मैंने तो आपके सामने ही दूध डाला, देखो अभी तक गाढ़ा है, आप बोल रहे हो पानी है। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। देखिए, आपको लेना है तो लीजिए,
वरना मुझे साफ साफ बता दीजिए। रामू का ये रवैया देखकर सारे गांव वाले बहुत परेशान हो गए थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं रहा था। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। रामू का धंधा जोरदार चल रहा था। दूध में पानी मिलाकर उसकी आमदनी खूब बढ़ गई थी। अब सारे गांव वालों ने मिलकर उसे सबक सिखाने की ठान ली। सब लोग योजना बनाने लगे। ऐसे ही एक दिन, अरे भाइयों, ये रामू हमें कोरोना और सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पे ठग रहा है। हम ऐसे ही चुपचाप बैठे तो वो और फायदा लेगा। हमें कुछ तो उपाय योजना करनी चाहिए। हाँ हरिया, उसका रवैया भी अब बहुत बदल गया है। अब सब लोगों में से किसी के पास कोई योजना है? अब हरिया अपनी योजना सबको बताता है। कल से हम सब हमारे घरों के सामने एक पतेला रखेंगे, जिसमें रखकर हम रामू को पैसे देंगे। उस पतेले में हम एक छेद कर देंगे, जिसमें से वो पैसे बाहर निकल सके। उसमें पैसे डालकर हम घर के अंदर चले जाएंगे। जैसे ही रामू पैसे लेने के लिए आगे आएगा, हम उस पतेले में रखे नोटों को रस्सी बांधकर खींच लेंगे। सबको हरिया की योजना बहुत पसंद आई। अगले दिन से ही सभी लोग वही करने की सोचते हैं। अरे रामू भाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अब मैं हर महीने के अंत में इस पतेले में पैसे रखा करूंगा। तुम इसमें से ले लेना। हाँ ठीक है। महीने के अंत में जब रामू पैसे लेने आया तो शाम ने उसके सामने पैसे एक पतेले में रख दिए और नोट से बंधी हुई रस्सी लेकर घर के अंदर गया। जैसे ही रामू पैसे लेने पतेले के पास आया, शाम ने वो रस्सी खींच ली और नोट को अपने पास ले लिया। अरे श्याम भैया, इसमें तो पैसे ही नहीं है। आपने डाले नहीं क्या? अरे भाई, तुम्हारे सामने डाले हैं। अब कहाँ चले गए मुझे कुछ पता नहीं। अरे भाई, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे मेरे पैसे चाहिए। अरे मैंने तो तुम्हें पैसे दे दिए, अब आगे का तुम देख लो। शाम की तरह बाकी गांव वाले भी रामू के साथ यही करते हैं। आखिर इस सबसे परेशान होकर रामू गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। रामू, पहले तुमने लोगों के साथ छल किया है और अब आकर मुझे पूछ रहे हो। तुमने दूध में पानी मिलाया है, दूध के दाम बढ़ा दिए हैं। अब भुगतो, जैसी करनी वैसी भरनी। रामू बिना कुछ बोले वहां से निकल पड़ा। उसे यह बात समझ में आ गई थी कि लोगों ने उसकी चोरी पकड़ ली है। अगले दिन से रामू सुधर गया। उसने दूध में मिलावट करना बंद कर दिया और पहले की तरह कम दाम में लोगों को दूध बेचने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी किसी को फंसाना नहीं चाहिए, क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। माधवपुर नाम के गांव में राघव नाम का एक आदमी रहा करता था। वो बहुत गरीब था। उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे। वो हर रोज बहुत मेहनत किया करता था और बड़ी मुश्किल से अपने बीवी और बच्चों का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन उसकी पत्नी निर्मला उससे बोलती है, अजी सुनते हो, आप बाजार से आओगे तो जरा सब्जियां लेकर आना, घर में कुछ भी नहीं है। हाँ, देखता हूँ। अब राघव सोच में डूब जाता है, क्योंकि उसकी जेब में सिर्फ 10 रुपए थे। वो सोचते सोचते घर से बाहर निकलता है और बाजार में जाकर खड़ा हो जाता है। उसके पास पैसे ना होने के कारण वो सब्जी नहीं खरीद पाता। वो वहां से काम पर निकल जाता है और शाम को काम से लौटते समय बहुत देर गांव के एक हैंडपंप के पास खड़ा होकर सोचने लगता है, रात को अगर मैं देर से घर चला जाऊं तो मेरा बेटा कुछ ना कुछ खा के सो जाएगा और कुछ घर ले जाने की चिंता भी नहीं होगी मुझे। कितना बदनसीब हूं मैं, मेरे बच्चे को ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। राघव वहां से निकलकर घर आता है। आपको आने में इतनी देर कैसे हो गई? क्या हुआ? निर्मला की बात सुन के राघव को रोना आ गया और वो फूट फूट कर रोने लगा। अरे निर्मला, देखो मेरा नसीब, मेरे बेटे को मैं ठीक से खाना भी नहीं दे सकता। इससे ज्यादा और क्या दुख होगा एक बाप के लिए। अजी आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शुभ शुभ सोचिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल से मैं भी काम पर जाया करूंगी, इससे हमारी परिवार की जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी। अगले ही दिन से निर्मला खेतों में काम करने के लिए जाती है। वो दोनों भी खेतों में दिन भर काम करते हैं और थके हुए रात को घर आते हैं। सुनते हो, आज मुझे दिन भर काम करके 30 रुपए मिले हैं। इससे अब हमारा घर का खर्चा चल जाएगा। आपको अब ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप अपने बेटे को सारी चीजें ला सकते हैं। निर्मला, मैं क्या करूं? मुझे तुमसे पैसे लेने पड़ रहे हैं। आप ऐसा मत सोचिए। राघव उन पैसों से घर का खर्चा करता है और बचे हुए पैसों से उसके बच्चे के लिए किताबें खरीदता है। किताबें लेकर राघव घर आता है और अपने बच्चे को देता है। पिताजी, आपने मुझे बुक ही लाए। मैंने आपसे गाड़ी भी मांगी थी। मेरे सारे दोस्तों के पास गाड़ियां हैं, मुझे भी गाड़ी चाहिए। अब राघव सोच में पड़ जाता है और सोचते सोचते घर के बाहर चला जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे बच्चे को कहां से खिलौने ला कर दूं? इसकी जरूरतें तो खत्म ही नहीं हो रही। राघव हैंडपंप के पास खड़ा रहकर खुद से बातें कर रहा था और मन ही मन सोच रहा था, अब मैं क्या करूं जिससे मैं सबकी जरूरतें पूरी कर सकूं।
तभी उसे उस हैंडपंप से आवाज आती है। कौन है? ये आवाज कहाँ से आई? राघव, मैं हूँ हैंडपंप। मैं तुम्हें आवाज दे रहा हूँ। आप बोल सकते हो? हाँ, मैं एक जादुई हैंडपंप हूँ और मैं बोल भी सकता हूँ। मैं गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता हूँ। बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। तुम एक बहुत नेक दिल इंसान हो। आपने मुझे इस काबिल समझा, यही मेरे लिए बहुत है। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे हैंडपंप, मुझे 1000 रुपए चाहिए जिससे मैं अपने घर की जरूरतें पूरी कर सकूं। अच्छा ठीक है, तुम मेरे हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाओ। तुम्हें सोने के सिक्के मिल जाएंगे जिनसे तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। राघव हैंडपंप के डंडे को जोर जोर से चलाने लगता है और तभी उस हैंडपंप से सोने के सिक्के बाहर आने लगते हैं। राघव अचरज से वो सब देखता है और वहां गिरे सारे सोने के सिक्के जमा कर लेता है। हे जादुई हैंडपंप, आपने मुझे इतने सारे सोने के सिक्के दिए, इसलिए धन्यवाद। मैं आज ही सोनार के पास जाकर इन्हें बेचकर अपने बेटे की जरूरत की चीजें खरीदूंगा। अब राघव वहां से चला जाता है और सोनार की दुकान में जाकर उन सोने के सिक्कों के बदले पैसे लेकर आता है। उन पैसों से वो घर की सारी जरूरत की चीजें खरीद लेता है और अपने बच्चे के लिए खिलौने भी लेता है। सारा खरीदी किया हुआ सामान लेकर वो घर जाता है और अपने बीवी बच्चों को दिखाता है। पिताजी, आप ये गाड़ी मेरे लिए लाए हैं? हाँ बेटा, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें चाहिए थी ना, ये लो। अजी, आप ये इतना सारा सामान कहाँ से लेकर आए? अरे वो गांव का हैंडपंप है ना, वो जादुई हैंडपंप है। उससे सोने के सिक्के निकलते हैं और उसने कहा है कि हमें जब भी लगे वो मदद कर देगा। ये बात किसी को पता नहीं है ना? नहीं, वो हैंडपंप सिर्फ जरूरतमंद लोगों की ही जरूरतें पूरी करता है। अब निर्मला और राघव खुशी खुशी रहने लगे। उस गांव में बहुत सारे गरीब बीमार लोग रहते थे जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने उनकी मदद करने के बारे में सोचा। मैं इन लोगों की मदद कैसे करूं? क्या कर सकता हूं मैं इन लोगों के लिए? ऐसा सोच के वो फिर से उस हैंडपंप के पास चला जाता है और उससे कहता है, हे जादुई हैंडपंप, क्या आप मुझे और थोड़े सोने के सिक्के दोगे? मगर तुम्हें अब सोने के सिक्के क्यों चाहिए? पिछली बार तो दिए थे। आपने मुझे जो पिछली बार सिक्के दिए थे उससे मैंने अपने घर की जरूरतें पूरी की, मगर अब मुझे इस गांव के गरीब लोगों की मदद करनी है और उनकी मदद करने के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं तुम्हारी कोई भी मदद कर सकता हूँ। क्या सच में आप मेरी मदद करोगे? हाँ राघव। अब राघव उस हैंडपंप की सहायता से गांव के सभी गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करने लगा। उसने अपने साथ साथ पूरे गांव की भी खूब तरक्की की। हैंडपंप, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं अच्छे लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने साथ साथ सभी की तरक्की हो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हरिहरेश्वर गांव समुंदर के किनारे बसा था। वहां के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। उसी गांव में एक मछुआरा था साईनाथ, जो अपनी पत्नी भावना और बेटे गोपी के साथ रहता था। गोपी काफी मोटा था। गांव के लोग उसे मोटू मोटू कह के बहुत चिढ़ाते थे, लेकिन गोपी को इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो बड़ा आलसी था। एक दिन साईनाथ की तबीयत खराब हो गई। गोपी आंगन में खटिए पे सोया था। साईनाथ ने गोपी से कहा, बेटा कब तक सोते रहोगे? आज मैं मछलियां पकड़ने नहीं जा सकता, तुम चले जाओ। खटिया पे सोया गोपी थोड़ा चिढ़ गया। क्या हुआ पिताजी, मछलियां कहीं भागी जा रही है क्या? दिन पूरी हो जाएगी तब जाऊंगा। बेटा दिन चढ़ाया है, अब दोपहर होगी, मछलियां नहीं मिलेंगी तुम्हें। जाता हूँ पिताजी। आपको मछलियां मिलने से मतलब है ना, अब जाइए आपका काम कीजिए। कुछ देर करवटें बदलने के बाद गोपी मछलियां पकड़ने निकल पड़ा, लेकिन आधे रास्ते पहुंचते ही वो थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। ठंडी हवा के झोंकों की वजह से उसे वही नींद आ गई। शाम को आंखें खुली तो वो भागते हुए नदी के पास गया और कुछ मछलियां पकड़ के घर निकला। उन मछलियों को पकाकर खाया, लेकिन बेचने के लिए कुछ नहीं बचा था और उस दिन वो पैसे नहीं कमा पाया। बहुत दिन यही सिलसिला शुरू था। साईनाथ को अब चिंता होने लगी। घर में बिल्कुल पैसे नहीं थे। एक दिन एक अनजान लड़का उनके घर आया। कौन हो तुम बेटा? क्या चाहिए तुम्हें? मेरा नाम पिंटू है। मैं मेरे पिताजी से मिलने आया हूँ। उनका नाम गोपी है। ए लड़के, क्या बकवास कर रहा है? मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है। ये क्या कह रहे हो पिताजी? मुझे माँ ने आपके पास भेजा है। आप हमें छोड़ के यहाँ चले आए। ये क्या नाटक कर रहा है? एक थप्पड़ लगाऊंगा अनाप शनाप बातें की तो। निकल यहाँ से। गोपी की डांट सुन के पिंटू जोर जोर से रोने लगा। अरे ऐसे क्यों डांट रहे हो? इतना छोटा लड़का है, पता ढूंढते आया है, इसका मतलब कोई तो बात है। मुझे तो पहले से ही शक था।
इसका कुछ चल रहा है। चुपचाप जाओ और बहू को ले आओ। मेरा आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है। ऐसा कहकर पिंटू जोर जोर से रोने लगा। ना बेटा, रोते नहीं, हम है ना। गोपी, तुम्हारे बेटे को अंदर लेके जाओ और उसे अच्छे से नहलाओ। गोपी अपने पिताजी के सामने कुछ नहीं कह पाया और चुपचाप पिंटू को नहाने के लिए अंदर लेके गया। बाद में जब गोपी मछली पकड़ने निकला, बाबूजी, मुझे भी मछली पकड़ना अच्छा लगता है। बाबूजी, मैं भी आता हूँ। बाबूजी किसे कहा? मैंने कहा ना मैं तुम्हारा बाबूजी नहीं हूँ। अरे नासपीटे, ले जाना, छोटा है, क्यों रुला रहा है अपने बेटे को। माँ के सामने गोपी की एक ना चली। पिंटू को लेके वो नदी के पास आया। सुने लड़के, मुझे नींद आ रही है, जरा सोता हूँ। तुम चाहो तो इस जाल से मछली पकड़ लो। पिंटू नदी के किनारे आया और कुछ मंत्र कहने लगा। ओम मत्स्य देवाय नमः, त्वम स्वागतम करिष्ये, आवामि आवामि। बस देखते ही देखते एक एक करके मछलियां पानी से उछलकर उसकी टोकरी में आके गिरने लगी। धीरे धीरे उसकी टोकरी मछलियों से भर गई। जब गोपी नींद से उठा तो टोकरी देखकर चकरा गया। क्यों बाबूजी, देखा, मैंने कहा था ना मुझे मछलियाँ पकड़ना आता है। चलिए उन्हें बेचकर घर चलते हैं। दोनों थोड़ी सी मछलियां गले में टांग के बाजार जाते हैं और वो मछलियां बेचकर घर आते हैं। दादाजी, ये लीजिए पैसे। मैंने और बाबूजी ने बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी और बाजार में जाकर उन्हें बेच दिया। होय होय, मेरा पोता कितना गुनी है, किसी की नजर ना लगे। इसके आने से तो हमारे भाग ही खुल गए। दादी जी, क्या आप ये मछलियाँ हमारे लिए पकाएंगी? हारे मेरे मुन्ना, क्यों नहीं। भावना ने प्यार से पिंटू को गले लगाया। अब रोज गोपी और पिंटू नदी पर जाते। गोपी अच्छी नींद निकालता और पिंटू मंत्र पढ़ के मछलियां पकड़ता। ये सिलसिला कई दिनों तक शुरू रहा। एक दिन गोपी के मन में ख्याल आया, ये रोज रोज इतनी मछलियां कैसे पकड़ता है? कमाल है, देखना पड़ेगा ये आखिर करता क्या है। गोपी ने सोने का नाटक किया और पिंटू को मंत्र पढ़ के मछलियां पकड़ते हुए देख लिया। ये सब देख के वो चकित हो गया। बेटा, तुम कोई जादूगर हो क्या? कौन हो तुम? मुझे कुछ मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। क्या बाबूजी, आप मजाक कर रहे हो? मैं कोई जादूगर वादूगर नहीं हूँ। मेरे नाना जी ने मुझे मंत्र सिखाया था। रुकिए, मैं आपको सिखाता हूँ। ऐसा कहकर पिंटू ने गोपी को मछली पकड़ने वाला मंत्र सिखाया। फिर गोपी ने वो मंत्र पढ़ा। ओम मत्स्य देवाय नमः, त्वम स्वागतम करिष्ये, आवामि आवामि। और क्या आश्चर्य, मछलियां अपने आप टोकरी में आके गिरने लगी। गोपी खुश हो गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन एक औरत और एक आदमी गोपी के घर आई। माँ, माँ। पिंटू खुशी से अपनी माँ से जाकर लिपट गया। ये देख घर वाले बहुत हैरान हो गए। गोपी भैया, मुझे माफ करना। दरअसल मेरा नाम भी गोपी है और पिंटू मेरा बेटा है। मैंने पिंटू की माँ से छुपकर शादी की थी। घर वालों को मनाने के लिए समय चाहिए था, लेकिन मुझे विदेश में नौकरी मिल गई और हालात ऐसे हो गए कि मुझे तुरंत ही विदेश जाना पड़ा। मेरी फैमिली ने बहुत तकलीफ उठाई है। जब ये वापस आए तो पिंटू को गायब देख परेशान हो गए और हम उसे ढूंढने के लिए बाहर निकले। ये श्री कृष्ण नगर तीसरी गली पड़ोस के गांव में भी है, लेकिन गलती से पिंटू यहाँ आ गया और एक जैसे नाम की वजह से ये गड़बड़ हो गई। क्षमा कीजिए, पिंटू की वजह से आपको बहुत परेशानी हुई होगी, क्षमा करें। पिंटू अपने असली माता पिता के साथ वहां से निकल गया और मोटू पिंटू के सिखाए मंत्र की मदद से हर रोज मछलियां पकड़ने लगा, अच्छे खासे पैसे कमाने लगा और खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगा। किशन नगर गांव में बहुत सारी सुविधाओं का अभाव था, इसीलिए लोग एक दूसरे पर निर्भर रहा करते थे। उस गांव में बैंक भी नहीं था। गांव में एक कल्लू नाम का शातिर चोर रहा करता था, जो चोरी करता था तो किसी को भनक भी नहीं लगती थी, इसलिए उसकी चोरी से सारे गांव वाले बहुत डरते थे। एक दिन गांव के मंदिर में एक भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। उस पूजा में शहर से नेताजी आने वाले थे। पूजा संपन्न हो जाती है और नेताजी उस गांव की परिस्थिति देखकर उस गांव को सहायता निधि प्रदान करते हैं। उस गांव में एक एटीएम मशीन लगाने का ऐलान करते हैं। ये सुन के गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं और कुछ ही दिनों में गांव में एटीएम मशीन लगवा दिया जाता है। ये खबर कल्लू तक पहुंच जाती है। कल्लू को लोगों को ठगने के लिए एक नया मौका मिला था। अरे वाह, इस गांव में एटीएम आ रहा है, मुझे तो बिना मशक्कत किए ही पैसे मिल जाएंगे। अच्छा है। कुछ गांव वालों को पता था कि एटीएम का उपयोग कैसे किया जाता है, मगर बहुत सारे गांव वालों को ये पता नहीं था। इसलिए वो जो भी आदमी एटीएम के आसपास मिले उसकी मदद लेकर पैसे निकलवाते थे। इसी मौके का फायदा उठाकर कल्लू और कल्लू के साथी लोगों को ठगा करते थे।
उनसे पैसे एटा करते थे। एक दिन कल्लू एटीएम मशीन के पास अपना भेस बदलकर खड़ा होता है और वहां एक बूढ़ी औरत आती है। वो उससे कहती है, बेटा, मेरे बेटे ने इस अकाउंट में पैसे जमा किए हैं, क्या तुम मुझे पैसे निकाल कर दोगे? हाँ माँ जी, क्यों नहीं, मैं तो यहाँ इसीलिए रुका हूँ। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ जी, ऐसे ही। चलिए मैं आपको पैसे निकाल कर देता हूँ। अच्छा चलो। अब कल्लू उस बूढ़ी औरत से एटीएम कार्ड मांगता है और कार्ड को मशीन में डालकर उस औरत से पूछता है, माँ जी, आपको बैंक में से कितने पैसे निकालने हैं? 2000 रुपए निकालने हैं। ये लो बेटा, उसका पिन। बूढ़ी औरत कल्लू को उसका पिन बता देती है और कल्लू बूढ़ी औरत को 2000 रुपए निकाल कर देता है। कल्लू उस औरत का कार्ड अपने पास रखकर उस औरत को एक नकली कार्ड देता है। औरत वो पैसे गिनती है और कार्ड लेकर घर चली जाती है। उसके जाते ही कल्लू एटीएम में उसका कार्ड डालता है और उसका पिन डालकर उसके अकाउंट से सारे पैसे निकाल लेता है। कल्लू की तो चांदी हो जाती है। बिना कुछ किए उसे बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ये लो साथियों, 10,000 रुपए, चलो पार्टी करेंगे। धन्यवाद सरदार। कल्लू और उसके साथी इसी तरह रोज लोगों को लूटने लगे। उनके खिलाफ कई सारे गांव वालों ने पुलिस कंप्लेंट्स की। पुलिस भी अब उन्हें ढूंढने लगी थी। गांव में ऐसा ही चलता रहा। अब कल्लू के साथी पुलिस का ध्यान हटाने के लिए गांव में लूटपाट और चोरियां करना शुरू करते हैं। एक दिन कल्लू भेस बदलकर एक ऑटो में जा रहा था। उसका बटुआ ऑटो में गिर जाता है और कल्लू उस ऑटो से उतरकर निकल जाता है। ऑटो वाला वो पड़ा हुआ बटुआ देखकर उस आदमी को ढूंढने लगता है, मगर उसे वो कहीं दिखाई नहीं देता। आखिर वो ऑटो वाला वो बटुआ खोलकर देखता है, ये जानने के लिए कि वो बटुआ किसका है। उस बटुए में बहुत सारे एटीएम कार्ड होते हैं। ये कैसा आदमी है, इतने सारे एटीएम कार्ड लेके घूमता है? एक ही आदमी के पास इतने अलग अलग नाम के एटीएम कार्ड कैसे हो सकते हैं? ऑटो वाला हर रोज की तरह अपनी ऑटो एक जगह खड़ी कर देता है जिससे उसे सवारी मिल सके। तभी उसे कल्लू दिखाई देता है। साहब, ओ साहब, आप उस दिन मेरे ऑटो में आए थे ना? आपका ये बटुआ इस रिक्शा में ही छूट गया था, ये लीजिए। धन्यवाद भाई, तुमने मेरी बड़ी मदद की। साहब बुरा ना मानो तो एक सवाल पूछूं? हाँ पूछो ना भाई। आपके बटुए में आपका कार्ड कौन सा है, क्योंकि इतने अलग अलग नाम के कार्ड्स हैं? अरे भाई मेरा बिजनेस है ना, इसलिए अलग अलग लोगों के कार्ड रखने पड़ते हैं। ओह अच्छा अच्छा भाई, चलो आज कहाँ जाना है आपको? यही बस स्टॉप के पास जाना है। तभी एक बूढ़ा आदमी वहां आता है। बेटा मुझे भी बस स्टॉप पे जाना है और एटीएम से पैसे निकालने हैं, क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? हाँ जरूर करूंगा, आप बैठो, मैं आपको पैसे निकाल दूंगा। अब ऑटो में कल्लू और वो आदमी बैठ जाते हैं। ऑटो वाला उन्हें बस स्टॉप पर उतार देता है और पैसे निकालने के लिए नीचे उतरता है। अरे रहने दो, मैं निकाल दूंगा, उसमें क्या तकलीफ है, मैं निकाल दूंगा, तुम जाओ। ऑटो वाला वही पास में ऑटो खड़ी कर देता है और किसी सवारी का इंतजार करने लगता है। तभी उसे नजर आता है कि कल्लू उस आदमी को पैसे निकाल देने के बाद भी बहुत देर तक एटीएम के पास खड़ा है। वो बूढ़ा आदमी ऑटो वाले के पास आता है। निकाले बाबा अपने पैसे? हाँ बेटा निकाले पैसे, मगर बैलेंस कितना है वो चेक नहीं किया। कार्ड ले लिया ना बाबा? भूल गया बेटा, अच्छा हुआ तुमने याद दिला दिया। अब ऑटो वाला और वो आदमी एटीएम में जाते हैं। कल्लू वहां से पैसे निकाल रहा था। ऑटो वाले को देखकर वो चौंक जाता है। साहब आपने इनका कार्ड लिया था, वो वापस नहीं दिया? हाँ ये लो। मेरा काम तो हो गया। ऑटो वाला और आदमी वापस चले जाते हैं। ऑटो वाले को कल्लू पर शक हो जाता है। बाबा आपका मोबाइल दिखाइए जरा, कितने पैसे निकाले वो मैसेज आता है। ये लो बेटा। बाबा आपने पहले 5,000 निकाले और बाद में 40,000 निकाले हैं। क्या बोल रहे हो बेटा? मैंने तो सिर्फ 5,000 निकाले, 40,000 मैंने नहीं निकाले। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है बाबा? जरा रुकिए, हम इस आदमी पर नजर रखते हैं, देखते हैं कि ये क्या करता है। बेटा मेरा पैसा। बाबा एक काम करो, आप पुलिस स्टेशन में जाओ और कंप्लेंट करो। मैं इस पे नजर रखता हूँ और कुछ लगे तो मुझे फोन कीजिए, मैं इसका पीछा करता हूँ। आप जाइए। वो आदमी पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस कंप्लेंट करता है और फिर बाद में बैंक जाकर इसकी जानकारी लेता है। साहब मैंने पैसे नहीं निकाले, मेरे पैसे कहाँ गए साहब? आपने आपके अकाउंट से पैसे निकाले हैं, अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप पुलिस कंप्लेंट कीजिए सर। की है साहब, अब क्या होगा मेरे पैसों का, देखते हैं। अभी आप जाइए। ठीक है साहब। अब वो आदमी घर चला जाता है और उस ऑटो वाले को फोन करता है। बेटा मैंने पुलिस कंप्लेंट कर दी है, अब मैं क्या करूं? बाबा पुलिस को लेकर आप यहाँ पहाड़ी के पीछे आ जाइए, मैं वहीं पर हूँ, जल्दी आइए।
अभी पुलिस को लेकर आता हूँ। आदमी उस ऑटो वाले ने बताए हुए पते पर पुलिस को लेकर चला जाता है। पुलिस को देखते ही कल्लू और उसके साथी भागने लगते हैं, लेकिन पुलिस उन सबको पकड़ लेती है और सारा हड़प किया हुआ माल भी जब्त कर लेती है। पुलिस उन्हें लेकर चले जाते हैं और ऑटो वाले को उसकी सजगता के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद बेटा, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे पैसे वापस मिल गए हैं। अरे धन्यवाद किस बात का बाबा, ये तो मेरा कर्तव्य है। आप चिंता मत कीजिए, आपको कुछ भी मदद चाहिए तो मुझे बता देना। और इस प्रकार अब सारे गांव वाले निश्चिंत होकर जीने लगते हैं। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हमें अपने कर्मों का फल हमेशा मिलता है।